हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। प्यारे बच्चों, क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 12 चल रहा है, जिसमें आज हम देखेंगे बोर का परमाणु मॉडल और इसके कमियों के बारे में। आप लोगों से गुजारिश है कि ऐसे टॉपिक जो मैं आप लोगों को कराता हूं, प्लेलिस्ट में क्रम से ऐड कर देता हूं, उसे जरूर आप देखा करें ताकि प्रॉपर आपकी तैयारी हो सके। जैसे आज का टॉपिक बोर का परमाणु मॉडल एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे आप लोगों को तैयार कर लेना है। और सारे जो टॉपिक्स होते हैं बच्चों, हमारे नोट्स में पूरा क्रम से रहता है। यदि जो बच्चा चाहता है कि हमें नोट्स लेना है, शिव सर का प्रॉपर नोट्स लेकर पढ़ाई करना है, तो कॉन्टेक्ट नंबर है 96 85 29 91 49। ये मेरा पर्सनल नंबर बच्चों 96 85 29 91 49। यदि कोई बच्चा चाहता है कि हमें नोट्स लेना है तो व्हाट्सअप कर सकता है। मात्र 100 रुपए चार्ज, ऑल चैप्टर विथ ऑब्जेक्टिव आपको दिए जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। बोर के परमाणु मॉडल के पहले सन 1911 की बात है। कब? 1911। ठीक है, 1911 में एक मॉडल आया जिसे हम रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल कहते हैं। यानी रदरफोर्ड ने अपना एक मॉडल प्रस्तुत किया। रदरफोर्ड ने एक मॉडल प्रस्तुत किया जिसमें उन्होंने क्या बताया? जिसमें उन्होंने बताया कि परमाणु एक खोखला भाग होता है। ठीक है, यदि खोखला गोलाकार एक आकृति है जिसके नाभिक में संपूर्ण धनावेश, कौन सा आवेश? धनावेश, और जो आपका द्रव्यमान है वो केंद्रित रहता है। गाइगर मार्सडन प्रयोग के नाम से जानते हैं रदरफोर्ड के प्रयोग को। बच्चों, उन्होंने अल्फा कणों को स्वर्ण पात्र में गुजारा तो देखा कि भाई बहुत सारे अल्फा कण सीधे निकल जाते हैं। मतलब उन्होंने कहा कि ये पूरा का पूरा खोखला है ना। कुछ अल्फा कण 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री पर विचलित हुए, मतलब कहीं ना कहीं नाभिक पे धनावेश है। और कुछ अल्फा कण बहुत कम मात्रा में 90 डिग्री से अधिक कोण, मतलब सीधा सीधा 90 से अधिक अर्थात अधिक कोण के साथ, जैसे यहां से अल्फा कण जा रहा है तो इसी दिशा में वापस आ जाता है। तब उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि अधिकांश भाग खोखला है और नाभिक जो सेंटर पॉइंट है, एक केंद्रित है। एक ऐसा भाग है, मध्य में एक ऐसा भाग है जहां पर धनावेश और द्रव्यमान केंद्रित है, उसे नाभिक कहा। और यह बताया कि नाभिक के चारों ओर जो खोखला भाला भाग बचा हुआ है, यानी परमाणु के खोखले भाग में जो इलेक्ट्रॉन है वो इस नाभिक के परिक्रमा, मतलब इस नाभिक का परिक्रमा करते हैं। जितनी भी संभवतः जितनी भी वृत्तीय कक्षा बन सकता है वो संभव वृत्तीय मार्ग पर गति करने की कोशिश करते हैं। यही उनकी सबसे बड़ी भूल थी और यही कमी है बच्चों, जिस कारण से 1913 में नील्स बोर के द्वारा अपना मॉडल प्रस्तुत करना पड़ा। रदरफोर्ड ने क्या बताया कि जो इलेक्ट्रॉन है सभी संभव वृत्तीय मार्ग पर गति कर सकते हैं। लेकिन जब नील्स बोर साहब ने कहा कि भाई हम मानते हैं कि सेंटर में धनावेश है, हम मानते हैं सेंटर में प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, मतलब संपूर्ण द्रव्यमान है, लेकिन यदि जिस बात की आप बात कर रहे हो कि इलेक्ट्रॉन सभी संभव वृत्तीय मार्ग पर गति कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रॉन केवल अपने एक निश्चित ऊर्जा स्तर पर ही गति करते हैं, जिन्हें हम कोश कहते हैं और क्रमशः उनको KLMN के नाम से जानते हैं। 11th क्लास में आपने बहुत बारीकी से पढ़ा होगा। देखो, अब 12th में जितना जरूरत है उतना ही हम बात करते हैं, है ना। रदरफोर्ड की कमियों को दूर करने के लिए, भाई रदरफोर्ड के कमियों को दूर करने के लिए नील्स बोर साहब आए, बोले कि ये आपका नाभिक है जहां पे प्रोटॉन और द्रव्यमान है, इसके चारों वृत्ताकार पथ है। वृत्ताकार पथ में एक निश्चित ऊर्जा होती है और हर एक इलेक्ट्रॉन एक निश्चित ऊर्जा स्तर पर ही वो चक्कर लगाएगा, ना कि कभी पहले में कभी दूसरे में। जितना भी संभव वृत्तीय मार्ग बन सकता है सभी में चक्कर लगाएगा, ये गलत बात है, ऐसा नहीं हो सकता। ये किसने बताया? नील्स बोर ने। देखो बच्चों, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियों को दूर करने के लिए क्वांटम सिद्धांत पर आधारित एक मॉडल प्रस्तुत किया गया। किसके द्वारा मॉडल प्रस्तुत किया गया? नील्स बोर के द्वारा मॉडल प्रस्तुत किया गया, जिसे बोर का परमाणु मॉडल कहते हैं। जे थॉमसन ने क्या बताया था? जे थॉमसन ने तो सीधा बताया कि यह गोलाकार भाग है और इसमें जो धनावेश है, जो धनावेश समान रूप से व्याप्त है।
धनावेश और द्रव्यमान समान रूप से व्याप्त है और इलेक्ट्रॉन जो है इन्हीं के बीचों में इलेक्ट्रॉन धसे हुए रहते हैं। जैसे बच्चों, जैसे आप लोगों को पता है कि तरबूज के गूदे के बीच में दाना धसा रहता है, वैसे इलेक्ट्रॉन इस संपूर्ण द्रव्यमान और धनावेश के बीच में धसा रहता है। ये जे थॉमसन का मॉडल था। बाद में कई सारी कमियों के कारण भाई इसमें कोई पुष्टि नहीं है। बाद में रदरफोर्ड ने बताया कि द्रव्यमान और धनावेश एक सेंटर में है, इलेक्ट्रॉन बल्कि उसके चारों ओर खोखले भाग में संभवतः जितने वृत्तिपथ हो सकते हैं उसमें चक्कर लगा सकते हैं, जिनकी कमियों को दूर करने के लिए नील्स बोर ने आया और बताए भैया कि सभी संभव वृत्ति मार्ग पर गति इलेक्ट्रॉन नहीं करता, सभी संभव वृत्ति मार्ग पर इलेक्ट्रॉन परिक्रमा नहीं करता, बल्कि एक निश्चित ऊर्जा कोष पर, एक निश्चित ऊर्जा स्तर पर, एक निश्चित वृत्तीय मार्ग पर, एक निश्चित कक्षा पर ही इलेक्ट्रॉन गति करता है। यानी वृत्तीय मार्ग पर है ना चक्कर लगाता है, नाभिक के चारों परिक्रमा करता है, मतलब फिक्स ऊर्जा स्तर है। ऐसा नहीं कि कुछ भी ऊर्जा स्तर ले लो, ऐसा संभव नहीं है, नील्स बोर के द्वारा बताया गया। ठीक है बच्चों, क्लियर, समझ में आ गया। तो देखो बच्चों, पहला जो उनका सिद्धांत है, जो पहला थ्योरी है, वो क्या कहता है, नील्स बोर ने बताया कि परमाणु के समस्त द्रव्यमान और समस्त धनावेश उसके नाभिक में ही केंद्रित रहते हैं। जैसे आपके रदरफोर्ड में परमाणु मॉडल में आपने सीखा, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर सभी संभव कक्षाओं में नहीं घूमते। रदरफोर्ड ने बताया सभी संभव कक्षाओं में, ऐसा नहीं, आप ही तो कुछ विशिष्ट कक्षाओं में ही घूमते हैं और इन कक्षाओं को हम स्थायी कक्षा कहते हैं। स्थायी कक्षा में घूमते समय इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं करते, यानी किसी प्रकार से ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करेंगे, है ना। जैसे यदि हम बात करते हैं कि यदि कोई इलेक्ट्रॉन अपने वेग में बदलाव लाता है ना, मतलब वो त्वरित गति करता है, तो त्वरित गति से विद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, विद्युत चुंबकीय तरंगें निकलती है, तो धीरे धीरे उसकी एनर्जी कम हो जाएगी और जब एनर्जी कम हो जाएगी तो वो नाभिक में जाकर के गिर जाएगा, है ना। यदि हम रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की बात करें तो रदरफोर्ड ने बताया कि भाई धनावेश तो नाभिक सेंटर, और इस खोखले भाग में जितनी संभव कक्षा हो सकती है, जितनी वृत्ता मार्ग संभव हो सकते हैं, उनमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा सकते हैं। तो कभी अंदर वाले में कभी बाहर वाले में ऐसे इलेक्ट्रॉन जब त्वरित गति करेंगे, कभी वेग कम होगा, कभी वेग बदलेगा, तो लगातार वेग के बदलाव से त्वरित गति होगी और त्वरित गति के कारण विद्युत चुंबकीय तरंगें निकलेंगी। विद्युत चुंबकीय तरंगें निकलेंगी मतलब इलेक्ट्रॉन के ऊर्जा में कमी आएगी और इलेक्ट्रॉन घूमते घूमते नाभिक पे जाकर के गिर जाएगा। इसलिए तो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियों को दूर करने के लिए हमारे बोर साहब आए, उन्होंने बोला भैया नाभिक में द्रव्यमान और धनावेश है, हम मानते हैं, लेकिन अभी तो इलेक्ट्रॉन सभी संभव कक्षाओं में नहीं, जितनी संभव कक्षा है उसमें सभी में वृत्तीय मार्ग पर गति नहीं करती। एक निश्चित ऊर्जा स्तर पर, एक निश्चित स्थायी कक्षा पर ही इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। सुबह से शाम तक बोलना ही पड़ता है बच्चों, तो खांसी नहीं आएगा तो क्या आएगा। सुबह 10 बजे स्कूल चले जाओ, स्कूल में 10 से 6 बजे तक क्लास रहती है, बीच बीच में रेस्ट भी मिलता है आधे घंटे 1 घंटे का, लेकिन लगातार वहां बच्चों को पढ़ाओ, बच्चे हु ही हा, है ना, और फिर यहां आ जाओ तो फिर यहां भी अपना क्लास तो रहता ही है, सुबह भी 1-2 क्लास बना के वीडियो जाना पड़ता है, तो गले में खांसी तो आएगा, ठंडी का मौसम चल ही रहा, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। चलिए अपने मुद्दे पे आते हैं। तो आप लोगों ने क्या समझा कि इलेक्ट्रॉन जो है सभी संभव वृत्तीय मार्ग पर परिक्रमा नहीं लगाते नाभिक का, बल्कि एक निश्चित ऊर्जा यानी विशिष्ट ऊर्जा स्तर यानी विशिष्ट कक्षा में ही इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, जिसे स्थायी कक्षा कहा जाता है। इन्हीं को हम ऊर्जा कोष कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? ऊर्जा कोष। क्या बोलते हैं? ऊर्जा कोष। ठीक है, 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा। यदि ये नाभिक है, ये क्या है? नाभिक है, इसके चारों वृत्ताकार पथ होगा, जैसे ये अपना के है बच्चों, क्या है? के है। फिर इसके चारों दूसरा वृत्ताकार पथ ये आपका एल है, क्या है? एल है। फिर आपका के एल, फिर आपका एम है। फिर प्यारे बच्चों, फिर अगला वृत्ताकार पथ ये आपका एन है।
KLMN, पहला कोष। ये पहला कोष है बच्चों, दूसरा कोष है, तीसरा कोष है और ये चौथा कोष। इस तरीके से जितने भी संभव कक्षा वहां इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते। दूसरे नंबर में ये बताया, देखना बढ़िया सिंपल है, बहुत संभव है कि स्थायी कक्षा वो कक्षा कहलाएंगे। देखना जरा, मतलब स्थायी कक्षाएं वो कक्षाएं होती हैं जिनमें किसी इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग h/2π का समगुणज या पूर्ण गुणज होता है। मतलब बच्चों समझने की कोशिश करिएगा, कोणीय संवेग क्या बोला गया कि कोई कक्षा स्थायी कक्षा कब कहलाएगा, किसके आधार पर, बोर के परमाणु मॉडल के आधार पर। कोई कक्षा स्थायी कक्षा कब होगा, जिसमें किसी इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग L, MVR होता है बच्चों, MVR होता है। हो सकता है आप लोगों को पता हो और ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, देख लो। MVR होता है कोणीय संवेग, जो h/2π का पूर्ण गुणज होता है n, जहां n बराबर पेड़ बच्चों, जहां n बराबर पूर्ण गुणज मतलब 1 2 3 4 5 6, मतलब कहां तक जाएगा, पहला के उसके लिए n हो जाएगा, दूसरे कोष के लिए 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, मतलब n बराबर 1 2, पहले कोष के लिए n बराबर 1, फिर 2 3 4। मतलब स्थायी कक्षा किसे बोलेंगे, जिस कक्षा के इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणज होगा, वही कक्षा आपका स्थायी कक्षा होगा। ठीक है, किसी कोई प्रॉब्लम? क्या बोला गया, कोई कक्षा स्थायी कक्षा कब कहलाएगा, जब उस कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है कोणीय संवेग जो है उसका मान h/2π का पूर्ण गुणज होगा, जहां h प्लांक नियतांक है, जहां h क्या है बच्चों, प्लांक नियतांक, प्लांक नियतांक। इसका मान बता सकते हो कितना होता है, इसका मान होता है 6.63 गुणे 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि h प्लांक नियतांक का मान बताओ बच्चों, तो 6.63 गुणे 10⁻⁻34 जूल। अगले स्टेप में तीसरा जो उनका मूल सिद्धांत था कि प्यारे बच्चों नाभिक है, ये क्या है, नाभिक है, इसके चारों ओर वृत्ताकार पथ है, इसके चारों ओर वृत्ताकार पथ है, इसके चारों ओर वृत्ताकार पथ है, मानते हैं वृत्ताकार पथ है, ये पहला वृत्ताकार पथ हो। ठीक, ये पहला हो गया। ठीक, इसके बाद प्यारे बच्चों ये दूसरा हो गया, फिर ये अपना तीसरा हो गया। ठीक, फिर भी अगला भी हो सकता है ना, हाँ सर चौथा भी हो सकता है, चौथा भी हो सकता है, ये चौथा हो। ठीक, अब मैं थोड़ा सा आप लोगों को बताना चाहता हूं, ये पहला कोष है, ये K है, दूसरा है L है, तीसरा है M है और चौथा जो है N है। ठीक है, यदि मैं आपसे कह दूं कि इनकी ऊर्जा भी अलग अलग होगी, जैसे मैं बोल देता हूं बच्चों कि इसका एनर्जी E1, इसकी एनर्जी E2, इसकी एनर्जी E3 और इसकी एनर्जी E4, सबकी एनर्जी अलग अलग है, लेकिन बढ़ते हुए ऊर्जा कोष है। पहले वाले कोष की ऊर्जा कम होगी, दूसरे की ऊर्जा और ज्यादा, तीसरे की ऊर्जा और ज्यादा, चौथे की ऊर्जा और ज्यादा। यदि कोई इलेक्ट्रॉन धोखे से अधिक ऊर्जा वाले से कम ऊर्जा की ओर जा रहा है, यानी समझने की कोशिश करना, यदि कहीं धोखे से इलेक्ट्रॉन इस बाहर वाले से अंदर वाले में जा रहा है, तो बच्चों वो एक फोटॉन यानी E बराबर hν के बराबर ऊर्जा रिलीज करता है। यदि किसी कदर इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से यानी स्थायी कक्षा से निम्न वाले कक्षा की ओर जा रहा है, ये उच्च है इससे निम्न वाले,
तो वो एक फोटॉन की एनर्जी को क्या करता है, उत्सर्जित करता है। यानी जब कोई इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा वाले स्थायी कक्षा से निम्न ऊर्जा वाले स्थायी कक्षा में संक्रमण करता है तो एक फोटॉन जो है उत्सर्जित होती है, जिसकी ऊर्जा एच न्यू के बराबर होता है बच्चों, जो कि प्रारंभिक और अंतिम अवस्थाओं के ऊर्जाओं के अंतर के बराबर होता है। समझ में आया? प्रारंभिक, इनिशियल, है ना। तो आप लोगों को जैसे मान लीजिए यहां पे कुछ भी हो सकता है, जैसे अपन जो ऊर्जा है बच्चों, वो ऊर्जा किसके बराबर होता है, जैसे मैं कहता हूं प्रारंभिक आई है और फाइनल जहां पे गया है तो एफ है। इसका मान जो बच्चों वो एच न्यू के बराबर होता है। इसके बराबर होता है, एच न्यू के बराबर होता है। जहां आपका ई आई, जहां 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 पर बच्चों, जहां ई आई का मान, जहां ई आई का मान ई एफ से बड़ा है, यानी प्रारंभ में ई आई है, यानी अंतिम स्टेज, मतलब एक प्रकार से उच्च ऊर्जा स्तर की बात कर रहे हैं, वहां पे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ई आई है, और फिर वो निम्न ऊर्जा स्तर पर जाता है तो आपका ई एफ हो जाता है बच्चों, है ना। और इनका डिफरेंस ही जो है ऊर्जा का मान होता है। तो ये रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के बाद हमारे नील्स बोर साहब आए और अपने मॉडल को प्रस्तुत किए। इनके मॉडल की भी कमियां हैं बच्चों, और कमियों से क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। देखिएगा, पहला कमी क्या था कि इस मॉडल द्वारा केवल हाइड्रोजन सदृश वाले परमाणु जैसे हाइड्रोजन, आयनित हीलियम या द्विआयनित लिथियम आदि के स्पेक्ट्रम की व्याख्या की जा सकती है। यानी बोर के परमाणु मॉडल के आधार पर जिसमें केवल एक इलेक्ट्रॉन हो, जिसमें केवल एक इलेक्ट्रॉन हो, ऐसे के लिए यह मॉडल बहुत कारगर साबित हुआ। जैसे बोला हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन, हीलियम यानी प्लस है बच्चों, तो दो इलेक्ट्रॉन है, प्लस हो गया तो उसके पास एक ही बचा। लिथियम द्विआयनित है, यानी +2, मतलब दो इलेक्ट्रॉन, टोटल 3 इलेक्ट्रॉन होते, दो इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया तो एक ही बचा। मतलब ये जो परमाणु का मॉडल है, मतलब बोर का परमाणु मॉडल है, ये लगभग एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु के लिए बहुत ही अच्छा कारगर साबित हुआ। दूसरा, जब इस मतलब कहीं ना कहीं अन्य के लिए साबित नहीं हुआ, इसलिए ये थोड़ा सा इनकी कमी है, इनकी दोष है। जब स्पेक्ट्रमी रेखाओं का अध्ययन करते हैं, मतलब जैसे मान लीजिए किसी अल्फा कण को हम स्वर्ण पात्र में गुजारते हैं तो कई सारे स्पेक्ट्रम प्राप्त होते हैं। एक सपोज दैट समझो, जब स्पेक्ट्रमी रेखाओं को उच्च विभेदन क्षमता वाले स्पेक्ट्रोग्राफ से देखा जाता है, मतलब हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को हम एक सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखते हैं जो हाई पावर का हो, तब पता चलता है कि प्रत्येक स्पेक्ट्रमी रेखा पास पास स्थित कई रेखाओं से मिलकर बनी होती है। इन मॉडल द्वारा इन रेखाओं की उत्पत्ति के कारण को व्याख्या नहीं की जा सकती। हाइड्रोजन की जब स्पेक्ट्रम की बात करेंगे तो लाइमर श्रेणी, पास्टन श्रेणी की ब्रैकेट फुंड, ये श्रेणी आता है ना। कई लाइनों के द्वारा एक लाइन, छोटी छोटी लाइनों का एक झुंड बना रहता है बच्चों। जैसे आप लोग हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम देखोगे, आगे हम पढ़ाएंगे, तो जब उनको स्पेक्ट्रोग्राफ से या सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं तो स्पेक्ट्रम दिखाई देते हैं, पतली पतली लाइंस दिखाई देते हैं। लेकिन ये क्यों उत्पत्ति होते हैं, कैसे उत्पत्ति होते हैं, ये बोर के परमाणु मॉडल द्वारा व्याख्या बिल्कुल नहीं होता। ठीक है, हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में लाइमर श्रेणी, ब्रैकेट श्रेणी, फुंड, ये आप 11th क्लास में पढ़ चुके हैं, वो यहां भी पढ़ेंगे। तो वो जो गुच्छा बना है, लाइनों का गुच्छा बना हुआ है, उस गुच्छे का पुष्टि नहीं हो पाया कि क्यों ऐसा हुआ है, तो ये बोर के मॉडल के आधार पर पुष्टि नहीं होता है। कुछ स्पेक्ट्रमी रेखाओं की तीव्रता अधिकतम है। अब जैसे स्पेक्ट्रमी रेखाएं मिलती है तो किसी की तीव्रता अधिकतम, कुछ की तीव्रता कम होती है। इस मॉडल द्वारा जब इस स्पेक्ट्रमी रेखाओं की व्याख्या न हुई तो उसकी तीव्रता को भी इस मॉडल द्वारा व्याख्या नहीं की जा सकती है। स्पेक्ट्रमी रेखाओं पर चुंबकीय क्षेत्र की प्रभाव, यानी जैसे आप लोगों ने देखा कि हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम प्राप्त करते हैं तो इस स्पेक्ट्रमी रेखाओं, इसमें विद्युत चुंबकीय प्रभाव किस प्रकार से होता है, मतलब स्पेक्ट्रम से संबंधित ये मुख्य रूप से बहुत ज्यादा डिटेल्स में नहीं समझा पाए, है ना। इस मॉडल द्वारा रिडबर्ग नियतांक का प्रायोगिक मान भी सदैव भिन्न आता है। मतलब इनके आधार पर यदि हम रिडबर्ग आगे और थ्योरम पढ़ोगे, बोर के परमाणु मॉडल के आधार पर हम थोड़ा और डीप में थ्योरम बात करेंगे, चिंता नहीं करना, थोड़ा सा समय देना बच्चों। अभी आज हम बोर का परमाणु मॉडल इससे कम ही हम ले रखे आए, क्योंकि एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है। एक ऐसा थ्योरम लाऊंगा, हो सकता है उसमें 1 घंटे का क्लास लग जाए, लेकिन उस थ्योरम में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आपको समय भी देना पड़ेगा, बस आप 2 मिनट में काम नहीं हो सकता है, उसमें लंबा समय लगेगा। तो उस थ्योरम में बहुत बारीकी समझ में आएगा कि कैसे आर का मान निकलता है, कैसे विद्युत चुंबकीय प्रभाव, स्पेक्ट्रमी रेखाएं। लेकिन फिलहाल उनकी कमियां जो है कि उन्होंने केवल हाइड्रोजन या हीलियम, आयनित हीलियम, लिथियम जो द्विआयनित है, ऐसे परमाणुओं के लिए, स्पेक्ट्रम के लिए व्याख्या कर सके।
और इन्होंने ये नहीं बता पाए कि भाई पास पास कई रेखाओं का समूह होता है, इसका रीजन क्या है। तीव्रता अधिकतम, तीव्रता न्यूनतम, यानी जैसे स्पेक्ट्रम की कुछ की तीव्रता अधिकतम निम्नतम होती है, ऐसा उन्होंने व्याख्या नहीं कर सके। स्पेक्ट्रमी रेखाओं के चुंबकीय प्रभाव की व्याख्या नहीं कर पाए, और इनके आधार पर मान भी थोड़ा सा, रिडबर्ग नियतांक का मान भी अलग होता है, ये उनकी कमियां थी। तो ये बोर के परमाणु मॉडल को आप लोग तैयार जरूर कर लेना, एग्जाम में पूछा जाता है। और चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। जय हिंद, वंदे मातरम। आप लोग भी प्यार भरा कमेंट्स में बच्चों जय हिंद जरूर लिखें।